1757 की क्रांति यानी कि इसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसमें लिखा कैसे जाएगा, तो आपने ना 12वीं और 11वीं क्लास में ये पढ़ा है, आपको जानकारी होगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बताऊंगा वही आपको मालूम भी होगा। कुछ याद करना है कारण, आखिरकार ये विद्रोह हुआ क्यों। हम बात करते हैं सन 1757 की, तो उस समय शासन सिराजुद्दौला का है। सिराजुद्दौला का जब शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय सिराजुद्दौला के द्वारा क्या किया जा रहा था, आयात क्रिया यानी कि व्यापार वाणिज्य प्रक्रियाएं जो संपन्न हो रही थी, उसमें डच है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, इन कंपनियों से आने वाले व्यापारिक मसले समाधान है तो पूर्ण किए जाते थे, लेन देन किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन से भी व्यापारी आए, ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया था एकाधिकार, व्यापार में एकाधिकार लाने के लिए। और व्यापार में एकाधिकार लाने के उद्देश्य से है ना, एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या चाहती थी कि पूरी तरीके से अपने अधीन भारत पर शासनीय तंत्र लाना। और ये शासन का जो तंत्र अपने अधीन लाने के उद्देश्य से सिराजुद्दौला से जो 1757 में युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हारने के पीछे क्या है, ये बहुत बड़ा मसला है। चलो हम इतना लिखते हैं, ये हारने के उपरांत होता क्या है, अब एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अन्य जो कंपनियां हैं जैसे फ्रांस की है, और फ्रांस के व्यापारी हैं, डच है, पुर्तगाली हैं, अब इनका है ना यहाँ से कोई भी उत्पादन जो है आयात नहीं किया जाता, और ना ही यूरोपीय बाजारों में प्रस्तुत किया जाता उनके जरिए से। अब यूरोपीय बाजारों पे भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। चलिए ये इतना हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि जब बुद्धिजीवियों द्वारा उस समय जब विचारकों द्वारा ये सोचा गया कि अगर सिराजुद्दौला हारता है तो फिर ना 100 सालों तक अंग्रेजी शासन को हम हटा नहीं सकते। ये एक तरीके से क्या बन गया, ये बन गई भविष्यवाणी। 100 साल गुजरे, 1757 से 1857, 100 साल गुजरने के बाद अब है ना चेतना जागी कि 100 साल हो चुके हैं। भविष्यवाणी की गई थी सिराजुद्दौला अगर हारता है तो 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटाया नहीं जा सकता। अब चाहे चूंकि 100 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए प्रयत्न तो हमें करना पड़ेगा। 100 साल हो चुके हैं, भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया। 1857 में हम ऐसा विद्रोह रचते हैं कि अब अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकते हैं। पहला कारण विद्रोह का। दूसरा, अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी शासन यहाँ कर रही थी, हम मद्रास रेजिमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ही है ना एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है कि 60,000 अगर अंग्रेज सिपाही थे तो उसमें 2 लाख भारतीय सिपाही थे, तो 3 गुने से भी ज्यादा सिपाहियों की संख्या थी रेजिमेंट में। अब हालांकि उस समय ना क्या हुआ, जब इन सिपाहियों को भर्ती किया जाता था तो ये बात की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जाती थी कि आपके धर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी, आपका धर्म जो है दूषित हो। हालांकि उससे संबंधित ध्यान नहीं दिया गया। जो राइफल्स, इनफील्ड राइफल्स उस समय आई थी तो उसमें लगने वाले कारतूस में चढ़े हुए लेदर को दांतों से हटाना पड़ता था। उसमें ग्रीसिंग होती थी, वो ग्रीसिंग जो है वो सुअर और गाय की चर्बी से बनती है, ऐसा माना गया। और जब है ना इनफील्ड राइफल्स को चलाने वाले जो सिपाही थे, जो भारतीय प्रणाली मूल के थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये तो हमारे धर्म के साथ कंपनी द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा कारण। तीसरा, 1824 उस समय धर्म, हिंदू धर्म में खासकर ये माना जाता था कि समुद्र पार करके जाने का मतलब है कि धर्म को भ्रष्ट करना। तो 1824 में 47वीं रेजिमेंट थी, उसे बर्मा भेजना था, आदेश दिया गया। इस रेजिमेंट ने है ना बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि समुद्र पार करके बर्मा जाना था, धर्म को भ्रष्ट होने के बराबर देखा जा रहा था। तो मना कर देने पे क्या हुआ कि पूरे रेजिमेंट में जिन्होंने विद्रोह किया, मना किया, उन्हें फांसी दे दी गई। ये एक तरीके से क्या हुआ कि रेजिमेंट में सिपाहियों के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी का दुर्व्यवहार। अब आता है आटे में हड्डी का चूरा। तो बताया सिपाहियों के लिए जो भोजन उपलब्ध होता था, उसमें जो आटा प्रयोग किया जाता था, उसमें कहा जाता था कि हड्डी का चूरा मिलाया जा रहा है।
तो इसका सेवन करने से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो बहुत से सिपाहियों ने इन चीजों को भी लेकर एक तरीके से धार्मिक असंतुष्टि पैदा की और 1857 के विद्रोह में एक ये भी मुख्य कारण बना। सेवा और शर्तों से असंतुष्ट। भर्ती होने से पहले कुछ सेवा और शर्तें होती हैं कि आपने क्या सेवा देनी है, उन सेवाओं की शर्तें क्या होंगी, और साथ में यही बताया जाता है आपके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या समझौते होते हैं। उन समझौते और सेवाओं की शर्तों में फेरबदल भी एक तरीके से असंतुष्टि का कारण बना। ये समस्त जो वो कारण है जो एक तरीके से विद्रोह को जन्म देते हैं। अब विद्रोह जन्म कहाँ से लेता है, तो सर्वप्रथम 1857 10 मई मेरठ छावनी से। यहाँ पे सर्वप्रथम है ना जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया, समस्त छावनी के हथियार अपने अंडर लिए गए और वहां से है ना इस विद्रोह को आगाज दे दी गई, जन्म दिया गया। और सिपाही चले हैं 10 मई से 11 मई सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचते समय रास्ते में आने वाली चुंगी का एक दफ्तर था अंग्रेजों का, उसे जला दिया जाता है। और इसी 18 मई को हुई बगावत को सैन्य बगावत के रूप में देखा गया है। यही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का विद्रोह कहलाता है। अब है ना 11 मई 1857 में चुंगी का दफ्तर जलाने के बाद बहादुर शाह जफर से लाल किले के गेट पर सिपाही एकत्रित होते हैं और बहादुर शाह जफर से कहते हैं, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, कि आज अब आपने हमारा नेतृत्व करना है। हम पूर्णतः अब है ना संपूर्ण भारत में अपने इस विद्रोह का आगाज करते हैं और अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, सिर्फ आपने हमारा नेतृत्व करना है। तो बहादुर शाह जफर को इन सिपाहियों द्वारा शहंशाह हिंदुस्तान की उपाधि भी दी गई उस समय। अच्छा, कहते हैं ना कि ये उपाधि दे दोगे तो भैया बहादुर शाह जफर भी कहने लगे छाती चौड़ी करके, ठीक है हम तैयार हैं। और जी इनके तैयार होते ही अब क्या होता है, दिल्ली में पूरी तरीके से 1857 के बाद सिपाहियों का वर्चस्व हो जाता है, कब्जा हो जाता है। अब धीरे धीरे यही जो विद्रोह है ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मेरठ में नहीं, कई प्रांतों में प्रारंभ हो चुका था। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नानक देव जी, बिहार से ब्रिटिश कदर जी, नवाब वाजिद अली शाह जी, और पे कई नाम है, शायद मैं गलत भी बोल जाऊं, कई लोगों के इनके नाम भी आप है ना जानते होंगे जो पहली क्लास में पढ़े हैं। इन लोगों ने जो है बगावत की है। अब ये बगावत है ना शिथिल कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ, तो बताते हैं। सिपाहियों के पास है ना जो हथियार थे वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सके। एक राइफल को चलाने के लिए हमें कारतूसों की जरूरत पड़ती है और कारतूस अगर खत्म हो गए तो राइफल नाम मात्र की रह जाएगी। फिर तो हथियार जब तक चले जब तक उनके पास आयुध सामग्रियां थी। दूसरा कि नेतृत्व करने वाले जो थे नानक देव जी हैं, ठीक है ना, और ब्रिटिश कद्र जी हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये तो अपना ग्रुप बना रहे थे, संगठन बना रहे थे और भूमिगत या फिर छुपकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की रणनीतियां तैयार कर रहे थे। पर इन्हीं रणनीतियों के तैयार करने के दौरान है ना कुछ ऐसे भी लोग थे जो है ना अंग्रेजों से मिल गए और इनकी समस्त जानकारी अंग्रेजों तक उपलब्ध कराने लगे। तो फूट डालो राज करो की नीति है और कुछ लोगों द्वारा है ना संगठनों से बेईमानी करने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों को सही जानकारी उपलब्ध हुई। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार किया, इनको ही नष्ट किया। जब ये खत्म हो गए तो जब नेतृत्वकर्ता नहीं बचेंगे तो संगठन बेकार हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ग्रुप विखंडित हो गए, खत्म हो गए। और ज्यादा समय तक तो ये विद्रोह चला नहीं, पर जब शुरुआत हुई और जितने समय तक चला उतने समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी से समस्त अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, संसद ने खत्म कर दिए और ब्रिटिश क्राउन शासन के द्वारा शासन चालू किया गया था और नए सिरे से भी शासन पद्धति का निर्माण किया गया है।